नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप यूपीएससी और अन्य राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर जो दिए गए हैं इन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि आप हमारा फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर टेलीग्राम ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप उसमें @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये जो जहां पर लिखा हुआ है @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस चैनल को सर्च करेंगे तो ये चैनल आपके समक्ष आएगा और वहां पर ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप हमारे जितने भी फ्री इनिशिएटिव चलाए जाते हैं वो सभी का लाभ वहां से उठा सकेंगे और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होते हैं उन सभी में समान रूप से वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आइए हम लोग अपनी सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2018 के मुख्य परीक्षा के खंड आ को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इतिहास के प्रश्न थे, और खंड बा के 3 नंबर और 6 नंबर के प्रश्नों को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इसमें 15 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है उसके अंतर्गत। तो प्रश्न 3 के अंतर्गत इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होता है और इस प्रकार ये सेक्शन 45 नंबर का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2020 के पाठ्यक्रम की, जो नवीन पाठ्यक्रम आया है उसमें नया जो है वो एग्जाम प्लान उसमें दिया गया है। उसके तहत ये वाला सेक्शन जो है उसमें अब क्या किया गया है, 15 नंबर का प्रश्न जो है वो कर दिया गया है आपका 11 नंबर का। अर्थात अब आपको जो है अंक मिलेंगे 11 और 300 की जगह जो 300 शब्द सीमा है वो कर दी गई है आपकी कितनी, 200। अब 200 शब्दों का प्रश्न आपको जो 200 शब्दों में आपको अपना उत्तर देना होगा। तो देखिए हम लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का वर्णन करना है, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। एवं मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर खाद्यान्न एवं तिलहनी फसलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार, कॉन्जिक्यूटिव 4 बार कृषि उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों का वर्णन उचित रूप से किया जाना चाहिए, और जो कि इस प्रकार है। तो देखते हैं हम मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका मालवा का पठार। देखिए मालवा पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें जो जिले सम्मिलित किए गए हैं वो है धार, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, राजगढ़, झाबुआ की पैटलाबाद तहसील आती है। ठीक है, आप इसको अगर गौर से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले जो आते हैं, ठीक है ना, उनकी बात इसमें की जा रही है मालवा पठार के अंतर्गत वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें। दूसरा है हमारा विंध्यन पठार, अर्थात जो विंध्यन प्लेट्यू उसकी बात की जाती है। इसमें आपका आता है भोपाल, विदिशा। दूसरे वाले में आपका आता है भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, दमोह, गुना व सागर जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद हम तीसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत केंद्रीय नर्मदा घाटी, जो सेंट्रल नर्मदा वैली आती है उसको शामिल इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर आदि जिले आते हैं जो कि नर्मदा घाटी के अंतर्गत शामिल हैं। इसके बाद अगला आता है सतपुड़ा पठार। सतपुड़ा पठार में बैतूल एवं छिंदवाड़ा की बात की जाती है। ये सतपुड़ा पठार के अंतर्गत आने वाले एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है झाबुआ हिल्स। झाबुआ की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका जोबट तहसील झाबुआ की, इसके अलावा अलीराजपुर जिला तथा धार की कुक्षी तहसील जो है वो झाबुआ जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गिर्द क्षेत्र। गिर्द क्षेत्र जो आता है ये आपका आता है जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी व गुना के कुछ भाग सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर ये जिले पूरे तौर पर आते हैं, जबकि शिवपुरी व गुना के कुछ भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। और अगला जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 7वां वो है कैमूर का पठार। कैमूर पठार हम लोगों को पता है जो विंध्याचल श्रेणी का पूर्वी विस्तार है, कैमूर पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें जबलपुर, कटनी, रीवा,
पन्ना, सतना, सीधी व सिवनी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र कैसा एक शुष्क क्षेत्र है और इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वो है टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, इसके अलावा शिवपुरी की करेरा तहसील व पिछोर तहसील एवं गुना की गुना तहसील इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके बाद आता है आपका निमाड़। निमाड़ की जब हम बात करते हैं तो निमाड़ में खंडवा, खरगोन, ये पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के तौर पर जाने जाते हैं। खंडवा, खरगोन, इनको सुनहरे जिले भी कहा जाता है। किसके कारण? कपास की खेती के कारण। इसके अलावा बड़वानी, धार व हरदा जिलों का भाग भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश की सीमा में लगे हुए हैं, जो कि आते हैं शहडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली व सीधी। ये लोग एमपी, ये जो जिले हैं ये एमपी और सीजी के जो बॉर्डर है वहां पर स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो जिला आता है वो है आपका बालाघाट। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उनका एक एक करके हमने वर्णन यहाँ पर किया। यह प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आपको 300 शब्दों में उत्तर देना है आपका। ठीक है, तो कृषि आधारित जो उद्योग है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी अर्थव्यवस्था में निभाते होंगे। तो भाई हम देखेंगे भाई मध्य प्रदेश, इसका उत्तर देखिए आप, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है एवं इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का आधार, इसीलिए मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का आधार भी कृषि ही है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कृषि आधारित उद्योग पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं, एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले चीनी उद्योग हो गया आपका, ठीक है, जो शुगर इंडस्ट्री होती है वो। दूसरा हो गया आपका वनस्पति घी जो बनाया जाता है वो हो गया आपका। तीसरा हो गया सूती कपड़ा उद्योग, ठीक है, जो कपड़ा उद्योग है। इसके अलावा एक कृत्रिम रेशा उद्योग भी यहाँ पर पाया जाता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भोपाल शुगर मिल, डबरा शुगर मिल, बरलाई, सारंगपुर आदि प्रदेश में क्या है? चीनी उत्पादन के कारखाने हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है? 11। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 जो है वो चीनी शुगर मिल्स जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में विद्यमान है। इसके बाद हम आगे देखेंगे वनस्पति घी। वनस्पति घी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो प्रतिष्ठान है, जो उद्योग है, वो गंजबासौदा, जबलपुर, खंडवा व ग्वालियर तथा इंदौर में वनस्पति घी के कारखाने जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये भी कृषि आधारित जो कच्चा माल है उस पर जो है वो संचालित होते हैं। इसके बाद सूती कपड़ा उद्योग, ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है मध्य प्रदेश का। इसमें इंदौर जो है वो सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है किसका? सूती कपड़ा उद्योग का। इसीलिए इंदौर को क्या कहा जाता था? कपड़ा मिलों के ही कारण मिनी मुंबई के कर संबोधित किया जाता है। इंदौर में बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें जो है वो स्थापित की गई थी। तथा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती कपड़ा उद्योग का। चूंकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, और कपास की खेती ज्यादा क्यों होती है इसका कारण आपको पता है कि वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, और काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? कपास की खेती के लिए। तो इसीलिए ये क्षेत्र सूती कपड़ा उद्योग के लिए कैसा है? काफी संपन्न क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद आता है कृत्रिम रेशे की जब हम बात करते हैं तो कृत्रिम रेशे के तहत इंदौर, उज्जैन, नागदा, देवास व ग्वालियर में कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो ये हो गए कृषि आधारित जो उद्योग हो गए। इसके अलावा उपरोक्त उद्योग जो हैं इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम, अर्थात जो कृषि उद्योग विकास निगम एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री है, उनके लिए स्थापित किया गया है। तो उसके द्वारा संचालित कुछ उद्योग हैं वो भी कृषि आधारित उद्योग हैं, वो इस प्रकार है, उनका भी वर्णन यहाँ पर करेंगे। जैसे कि फल सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई, अर्थात ये क्या फ्रूट एवं वेजिटेबल्स का प्रिजर्वेशन करना और उनकी प्रोसेसिंग करने की यूनिट है वो कहाँ पर है? भोपाल में स्थापित की गई है। दूसरा है आपका जीवाणु खाद्य संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? ये भी भोपाल में है। फिर दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र, ये भी होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। इसके अलावा कीटनाशक संयंत्र ये बीना में स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला आपका आता है जो कि एक ऑयल मिल है, ठीक है। ये ऑयल मिल कहाँ पर है? ये मुरैना में स्थापित है, ठीक है। तो ये भी कच्चे माल के लिए किस पर जो है वो निर्भर है? वो आपके
अब हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है जो खंड बा का, वो है मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनकी समस्याओं को लिखिए। अर्थात मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, उनका वर्णन करना है कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं और उनकी समस्याएं जो हैं उनके बारे में हमको सामान्य रूप से बताना है। तो इसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। उत्तर में सबसे पहले भूमिका देंगे कि वही वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 21.1% है, जो कि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। देखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है और मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है संपूर्ण भारत में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, या जनजाति बाहुल्य क्या है? जनजाति बाहुल्य प्रदेश माना जाता है, ठीक है, जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। एवं यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं एवं उनके क्षेत्र हैं वो इस प्रकार है। एक एक करके हम देखेंगे प्रमुख जनजातियों के बारे में और उनके क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे गोंड जनजाति की बात करेंगे, ठीक है। तो यह प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख रूप से नर्मदा के दोनों किनारों पर विंध्य और सतपुड़ा के आंचल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो गोंड जनजाति है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में, ठीक है, पाई जाती है और इसका जो सघनता वाला क्षेत्र है जहां पर प्रमुख रूप से पाई जाती है वो नर्मदा के दोनों किनारों पर विंध्य और सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं उनके, ठीक है, आंचल में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे भील जनजाति की। भील जनजाति कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है धार, झाबुआ, पूर्वी निमाड़, अलीराजपुर जिलों में पाई जाती है। देखिए ये जो जिले हैं ये पश्चिम में स्थित है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और इनकी सब सर्वाधिक जो सघनता या प्रतिशत पाया जाता है वो झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में पाया जाता है भील जनजाति का, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो जनजाति है वो है बैगा। ये पाई जाती है मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर बैगा जनजाति पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कोरकू। कोरकू पाई जाती है पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल व छिंदवाड़ा, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, ठीक है। जो हम लोग बैतूल पठार की बात करते हैं तो होशंगाबाद, बैतूल व छिंदवाड़ा वाला जो पार्ट है मोस्टली वहां पर कोरकू जनजाति पाई जाती है। इसके बाद भारिया जनजाति। तो भारिया जो जनजाति है ये छिंदवाड़ा व जबलपुर वाले जो जिले हैं उनमें मुख्य रूप से भारिया जनजाति पाई जाती है। छिंदवाड़ा का जो पाताल कोट है वो इसके लिए क्या है? काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद कोल जनजाति। तो कोल जनजाति जो है वो रीवा, सतना, शहडोल व सीधी जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जनजाति है वो है सहरिया। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? गुना, शिवपुरी, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर व विदिशा जिलों में सहरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रमुख जनजातियां। इनको आप मैप के द्वारा भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने बताया, आप कुछ मत कीजिए, आप इस प्रकार से बनाइए, ठीक है। और ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र हो गया आप इसको ऐसे डिजाइन कर दीजिए। ये क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जा रही है? भाई भील जनजाति पाई जा रही है, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आप इस प्रकार से बता सकते हैं डॉट के द्वारा कि भाई कौन सी गोंड जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले जो मैंने बताए थे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जा रही है आपकी, उसको आपको बताना है। कोरकू जो हो गई वो आपकी दक्षिण में पाई जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जनजातियों के बारे में बता सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र में आपका जो गुना, शिवपुरी, मुरैना वाला पार्ट है वहां पर सहरिया जनजाति पाई जा रही है। तो आप एक डायग्राम इस प्रकार से बना करके अपना प्रेजेंटेशन है वो और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यद्यपि मध्य प्रदेश जनजातीय बाहुल्य एवं विविधता से परिपूर्ण राज्य है। देखिए मध्य प्रदेश में जनजाति की बहुलता पाई जाती है और जनजातीय जो विविधता है उससे परिपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश, तथापि मध्य प्रदेश में अभी भी बैगा, भारिया, सहरिया जैसी अत्यंत पिछड़ी जनजातियां विद्यमान है। देखिए बैगा, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत शामिल की गई हैं। साथ ही अन्य जनजातीय समुदाय हैं उनमें भी निम्नलिखित समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं। तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली समस्या है जनजातियों के अंतर्गत वो है विस्थापन की समस्या। अपने प्राकृतिक निवासों से दूर जाना पड़ रहा है उनको। देखिए जनजातियों का जो प्राकृतिक निवास है वो क्या है? जंगल, ठीक है। वो जंगलों में निवास करते हैं, वनों में निवास करते हैं, लेकिन विकास की जो परियोजनाएं होती हैं उनके कारण क्या हो रहा है? वनों का विनाश हो रहा है और उनको क्या करना पड़ रहा है? अपने जंगलों से निकल करके जो शहरों में निवास करने के लिए आना पड़ रहा है। तो फिर अपनी जो मूल उनका प्राकृतिक स्थान है वहां से उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत का हास, ठीक है। तो जो जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान है वो क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। क्या? इनकी जो संस्कृति है जनजातियों की, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन क्या हुआ है आज के टाइम में इनको अपने जंगलों से विस्थापित होना पड़ रहा है और अन्य जो समुदाय हैं उनके संपर्क में आने के कारण इनकी अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, जो इनका रहन सहन, वेशभूषा, ठीक है, खान पान की जो आदतें हैं उनके कारण ये एक विशेष रूप से जाने जाते हैं, इनके कल्चर के कारण वो समाप्त होता जा रहा है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है आपका गरीबी, कुपोषण, ऋण चक्र आदि में उलझकर शोषण का शिकार हो रही हैं ये जनजातियां, ठीक है। ये कैसी हो रही हैं? मतलब इनका
शोषण किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पर्याप्त राजनीतिक व प्रशासनिक नीतियों का अभाव। ठीक है, जनजातियों के लिए अभी भी जो नीतियां चलाई जा रही हैं वो अपर्याप्त साबित हो रही हैं, क्योंकि ये उनका पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, नशा मद्यपान आदि से ग्रस्त। ठीक है, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो नशा, ठीक है, और जो नशीले जो पदार्थ होते हैं उनके सेवन में क्या रहती हैं, एकदम लिप्त रहती हैं, और इस कारण जो है उनका जो जनजातियों का जो क्षेत्र है वो सीमित होता चला जा रहा है, वो समाप्त होने के कगार पर आ गई हैं। जैसे शहरी जनजाति की हम बात करें तो ये इनके जो लोग हैं इस समुदाय के शहरी जनजाति के, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा नशे में रहना पसंद करते हैं। पुरुष महिला समान रूप से नशा करते हैं। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का निम्न स्तर। ठीक है, जनजातियों में अभी भी जो शैक्षणिक का शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा है, काफी निम्न है। यहाँ पर अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूकता लोगों में नहीं आई है। इसके अलावा समाज की मुख्य धारा से अलगाव के कारण नक्सलवाद आदि की तरफ झुकाव। ठीक है, तो जब समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं और सरकार की जो विकास परियोजना है उनके विरोध में जाकर के ये क्या करते हैं भाई, नक्सलवाद का सहारा भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखें उपरोक्त समस्याएं जनजातियों के लिए वांछित सरकारी व प्रशासनिक तथा सामाजिक संगठनों के नीतिगत व अनौपचारिक सहयोग व प्रयासों के द्वारा ही समाप्त की जा सकती हैं। इसको ऐसे कंक्लूड करेंगे कि भाई समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, तो समस्याओं का समाधान होगा सरकारी व प्रशासनिक तथा सामाजिक जो संगठन होते हैं उन सभी को साथ मिलकर नीतिगत तरीके से और अनौपचारिक रूप से, मतलब उनके साथ मिलकर भावनात्मक रूप से उनसे जुड़कर उनसे बात कर सहयोग व प्रयासों के द्वारा ही इनको समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्न है ये यहीं समाप्त होता है और 15 नंबर वाला जो पार्ट है वो भी हमारा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस 2018 के जो प्रश्न पत्र 2 के पार्ट ए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।